आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। मतलब मैंने जब सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स के फाइनेंशियल्स और जो उनका अर्निंग्स प्रेजेंटेशन है उसे देखा तो थोड़ा दिमाग चकरा गया। हाँ, वो नंबर ही कुछ ऐसे हैं। जो विरोधाभास है वो बहुत साफ दिखता है पहली नजर में। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक कंपनी पिछले 3 साल से 0% सेल्स ग्रोथ पर रुकी हुई है। पूरे वित्त वर्ष में उनका कुल मुनाफा 34% गिर चुका है। लेकिन फिर आता है साल का आखिरी क्वार्टर और अचानक से मुनाफा 2.44 करोड़ रुपए से उछलकर सीधा 13.23 करोड़ रुपए हो जाता है। मतलब लगभग 5 गुना का उछाल सिर्फ एक क्वार्टर में। हाँ, 5 गुना। तो एक सतर्क रिटेल निवेशक के नजरिए से आज हम इसी बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि सुखजीत के Q4 FY26 के नतीजों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक फ्लॉप शो अचानक से ब्लॉकबस्टर बन गया। और ये भी समझना जरूरी है कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड की कैटेगरी में आता है या नहीं। सही कहा। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि क्या ये शानदार परफॉर्मेंस किसी लंबी सफलता की शुरुआत है या सिर्फ एक तुक्का है। मैंने उनका डेटा देखा। Q4 में रेवेन्यू 401.94 करोड़ रुपए रहा, जो कि YOY बेसिस पर 12% की ग्रोथ है। बिल्कुल। और पूरे FY26 का सबसे बेहतरीन क्वार्टर था वो। Q3 में उनका PBT सिर्फ 5.34 करोड़ था और Q4 में वो सीधा 18.38 करोड़ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ 10 साल का रेवेन्यू CAGR सिर्फ 11% है। तो मुझे ये उस छात्र की तरह लग रहा है जो पूरे साल क्लास टेस्ट में फेल होता रहा लेकिन फाइनल एग्जाम में अचानक 95% ले आया। क्या ये रातों रात अकल आ जाने का नतीजा है या सिर्फ पेपर आसान था? मुझे आपकी ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। देखिए, यहाँ पेपर आसान होने का मतलब है मैक्रो फैक्टर्स का आपके फेवर में होना। कमोडिटी बिजनेस में मक्के यानी मेज की कीमतों का जो साइकिल है उसका प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर होता है। इसकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत भारी होती है। मैं समझ रही हूँ। मतलब मशीनें खाली नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, मशीनें 24 घंटे चलनी चाहिए। Q4 के दौरान मार्केट में इथेनॉल ब्लेंडिंग और स्टार्च दोनों की डिमांड बहुत तेज थी, तो कंपनी ने अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम इस्तेमाल किया। जब प्लांट 90% कैपेसिटी पर चलता है तो प्रति यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट काफी कम हो जाती है और इसीलिए मार्जिन में इतना बड़ा एक्सपेंशन दिखा। सही पकड़े हैं। ये व्यापक एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के उतार चढ़ाव का नतीजा है। इसीलिए मैं इसे एक ऐतिहासिक हाई ग्रोथ फेज नहीं कहूंगा, बल्कि एक रिकवरी फेज है। रिकवरी फेज। लेकिन अगर ये रिकवरी फेज है और Q4 का प्रदर्शन इतना ही अच्छा था तो एक चीज मुझे बहुत खटक रही है। कौन सी चीज? कंपनी अपनी पूंजी पर रिटर्न पैदा करने में इंडस्ट्री के बाकी दिग्गजों से इतना पीछे क्यों है। मतलब सुखजीत का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE केवल 4.87% है। हाँ, ये नंबर काफी निराश करने वाला है। वही तो। अगर एक सतर्क रिटेल निवेशक LT फूड्स को देखता है जिसका ROE 17.74% है या KRBL जिसका 15.16% है, तो वो 4.87% वाली कंपनी में क्यों रुकेगा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। क्या ये सीधे तौर पर मैनेजमेंट की खराब ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नहीं दिखाता? देखिए, पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन LT फूड्स या KRBL से सुखजीत की तुलना करना थोड़ा सेब और संतरे को कंपेयर करने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? दोनों ही तो एग्रो प्रोसेसिंग में हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल का बुनियादी फर्क है। LT फूड्स बासमती चावल बेचती है जो सीधा कंज्यूमर के पास जाता है। वो एक ब्रांडेड कंज्यूमर फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। उनके पास ब्रांड वैल्यू है, प्राइसिंग पावर है। समझ गई। इसके उलट सुखजीत एक प्योर B2B कमोडिटी प्रोसेसर है। मक्के से स्टार्च निकालने की प्रक्रिया चावल की मिलिंग जितनी आसान नहीं है। इसमें बहुत हैवी कैपिटल लगता है। मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ज्यादा है। बहुत ज्यादा। कच्चे मक्के को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े साइलोस चाहिए, उसे गलाने के लिए स्टीपिंग वैट्स चाहिए और सुखाने के लिए हाई एनर्जी ड्रायर्स। इस पूरे कैपेक्स के कारण आपकी इक्विटी और एसेट्स का बेस बहुत बड़ा हो जाता है। और क्योंकि प्रोडक्ट कमोडिटी है तो प्राइसिंग पावर भी नहीं होती। बिल्कुल, यही वजह है कि ROE हमेशा दबाव में रहता है। सुखजीत का मार्केट कैप लगभग 558 करोड़ रुपए है, जो साफ दिखाता है कि मार्केट इस हैवी कैपेक्स और लो मार्जिन बिजनेस को वैल्यूएशन भी कम ही देता है। लेकिन अगर सिर्फ कैपेक्स की बात होती तो शायद बात समझ आती। पर एक और बड़ा चैलेंज है जो मैंने फाइनेंशियल्स में देखा। वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। आप इन्वेंट्री डेज की बात कर रही हैं ना? हाँ,
मार्च 2026 में इन्वेंट्री डेज बढ़कर 105 दिन हो गए हैं और उनका कैश कन्वर्जन साइकिल 102 दिन तक पहुंच गया है। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए। चिंताजनक से भी ज्यादा इसका सीधा असर कैश फ्लो पर पड़ा है। जहां एक तरफ कंपनी कह रही है कि Q4 में प्रॉफिट बढ़ा है, वहीं उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले साल के 68 करोड़ रुपए से गिरकर सिर्फ 4 करोड़ रुपए रह गया है। 4 करोड़ कैश फ्लो बहुत ही कम है उनके ऑपरेशंस के हिसाब से। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी की उधारी 345 करोड़ रुपए हो गई है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में क्रेडिट कार्ड पर साल भर का राशन खरीदने जैसा है। हाँ, ये उपमा बहुत सही बैठती है सिचुएशन पर। आपका किचन इन्वेंट्री से पूरा भरा है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली है और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ये 105 दिन की इन्वेंट्री सच में वर्किंग कैपिटल का बहुत ही सीवियर मिसमैनेजमेंट नहीं है? देखिए, मैं इसे सीवियर मिसमैनेजमेंट कहने से पहले थोड़ा बचाव करूंगा मैनेजमेंट का। हमें मक्के की प्रोक्योरमेंट साइकिल को समझना होगा। मक्का साल भर नहीं मिलता है। तो क्या वो सीजन के समय ही सारी खरीदारी कर लेते हैं? काफी हद तक हाँ। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि आगे मौसम खराब होने वाला है या कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो वो एक टैक्टिकल कदम उठाते हैं और भारी मात्रा में इन्वेंट्री खरीद कर रख लेते हैं। मतलब वो कमोडिटी रिस्क से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, इसे कच्चे माल की कीमतों को हेज करना कहते हैं। लेकिन हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि 105 दिन तक पैसा गोदाम में फंसा रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि इससे इंटरनल कैश जनरेशन पूरी तरह रुक जाता है। एग्जैक्टली। जब आपका कैश फ्लो सिर्फ 4 करोड़ रह जाए और उधारी 345 करोड़ हो, तो भविष्य का कोई भी एक्सपेंशन प्लान खतरे में पड़ सकता है। ये हाई वर्किंग कैपिटल जरूरतें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पर दबाव डालती हैं। और उस कर्ज पर जो ब्याज जाएगा वो अलग से प्रॉफिट मार्जिन को खाएगा। बिल्कुल। और शायद इसलिए कंपनी अब इस कमोडिटी के खेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल रहे हैं। आप उनके स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स वाले ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं? हाँ, कंपनी बेसिक कमोडिटी प्रोसेसिंग से हटकर हाई मार्जिन स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग की ओर शिफ्ट हो रही है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था उनके प्रेजेंटेशन में, पर ये ट्रांजिशन असल में है क्या? मतलब मॉडिफाइड स्टार्च और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का क्या रोल है इसमें? देखिए, साधारण मक्का स्टार्च बहुत सस्ते में बिकता है और उस पर कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती। लेकिन जब आप उसी स्टार्च को केमिकली प्रोसेस करके मॉडिफाइड स्टार्च बनाते हैं, तो वो दवाइयों की गोलियां बनाने के काम आता है, जिसे पिल बाइंडर्स कहते हैं। ओह अच्छा, और फूड इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है शायद? बिल्कुल। सॉस, केचप और रेडी टू ईट मील्स में थिकनर की तरह इस्तेमाल होता है। इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। और इसके साथ ही वो एथनॉल की बढ़ती डिमांड को भी टारगेट कर रहे हैं। हाँ, सरकार की एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। पर कागजों पर ये स्पेशलिटी ट्रांजिशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा संशय है। कैसा संशय? क्या असल में ये नए प्रोडक्ट्स मक्के की कीमतों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव के रिस्क को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे, या ये सिर्फ शेयर धारकों को खुश करने की एक अच्छी कहानी है? देखिए, पूरी तरह से रिस्क खत्म तो कभी नहीं होता। कच्चा माल तो मक्का ही रहेगा। लेकिन स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग भविष्य की अर्निंग कैपेसिटी को काफी हद तक स्टेबल कर सकती है। कैसे? जब आप एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कस्टमर क्वालिटी के लिए प्रीमियम देने को तैयार रहता है। अगर मक्के के दाम 10% बढ़ भी जाएं, तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट उस झटके को सह लेता है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में कुशन मिल जाता है। हाँ, यही वजह है कि रिटेल निवेशकों को इस ट्रांजिशन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख सकती है। ये उन्हें भविष्य के कमोडिटी साइकिल्स के झटकों से बचाएगा। और जो 3 साल की रुकी हुई सेल्स ग्रोथ है, वो यहीं से आगे बढ़ेगी। बात तो सही है। स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स वाकई में मार्जिन कैपेसिटी को रीशेप कर सकते हैं। लेकिन इन सभी रणनीतिक बदलावों और आर्थिक झटकों के बाद अब सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक आज के भाव पर सुरक्षित है? वैल्यूएशन एक बहुत अहम पहलू है इस पूरी कहानी का। स्टॉक का पी मल्टीपल लगभग 20.7 है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लगी, वो है इसका इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पैटर्न। आप FII और DII होल्डिंग की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी लगभग 0% है। 0%? हाँ, 0। जबकि प्रोमोटर्स के पास 66% और पब्लिक के पास करीब 34% है। किसी भी म्यूचुअल फंड या बड़े संस्थान का इस कंपनी में पैसा न लगाना एक बड़े रेड फ्लैग जैसा लगता है मुझे।
मैं समझ सकता हूँ कि ये रिटेल इन्वेस्टर को डरा सकता है। तो क्या इस मॉडेस्ट इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की वजह से भविष्य में स्टॉक की लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी पर खतरा नहीं मंडराएगा? अगर किसी को अपने शेयर बेचने हो तो खरीदारी ही नहीं मिलेंगे। देखिए, लिक्विडिटी का इशू तो रहता है जब इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, लेकिन बड़े फंड्स अक्सर 558 करोड़ के मार्केट कैप वाली छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका फंड साइज बहुत बड़ा होता है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए दिलासा देने वाली क्या बात है? दिलासा देने वाली बात प्रमोटर होल्डिंग है। 66% हिस्सेदारी का मतलब है कि प्रमोटर्स का अपना बहुत बड़ा पैसा बिजनेस में लगा है, उनका कन्विक्शन हाई है। और मैंने देखा कि कंपनी की नेट वर्थ 590 करोड़ रुपए है, जो काफी मजबूत है। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, वो डिविडेंड भी पे कर रहे हैं, 20% या कह लें ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड। कमजोर कैश फ्लो के बावजूद डिविडेंड देना मैनेजमेंट का शेयरधारकों के प्रति कमिटमेंट दिखाता है। और एक और बहुत पॉजिटिव साइन जो मुझे लगा वो है ऑडिटर्स द्वारा दी गई अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है। हाँ, खासकर जब वर्किंग कैपिटल इतनी ज्यादा हो और इन्वेंट्री 105 दिन की हो। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट ये सुनिश्चित करती है कि कोई अकाउंटिंग हेराफेरी नहीं है, जो नंबर दिख रहे हैं वो सही है। बिल्कुल, ये रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी पुष्टि है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक सतर्क रिटेल निवेशक के लिए समराइज करें तो उनके लिए एक स्टेबिलिटी रोडमैप कैसा होना चाहिए? रोडमैप बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये समझना होगा कि सुखजीत अभी एक रिकवरी और ट्रांजिशन फेज में है। Q4 की जो ग्रोथ है और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स की जो रणनीति है वो बहुत उत्साहजनक है। ये उनके फ्यूचर मार्जिन को स्टेबल करेगी। लेकिन रिस्क पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, 105 दिनों की इन्वेंट्री, 4.87% का कम ROE और सिर्फ 4 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऐसे रिस्क हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैश कन्वर्जन और डेट को सीधे इम्पैक्ट करते हैं। हाँ, इसलिए जब तक वर्किंग कैपिटल साइकिल में सुधार नहीं आता तब तक ये एक लॉन्ग टर्म होल्ड है। जो निवेशक इस ट्रांजिशन पीरियड में धैर्य रख सकते हैं उनके लिए ये एक इंटरेस्टिंग केस है। समझ गई। तो Q4 का उछाल कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्केट डिमांड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा ने मुझे एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ दिया है, जो मैं चाहूंगी कि हमारे सभी श्रोता भी सोचें। बताइए। जब कोई कंपनी एक साधारण कमोडिटी प्रोसेसर से एक हाई मार्जिन स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर बनने का लंबा सफर तय करती है, तो उस बदलाव के दौरान होने वाले वर्किंग कैपिटल की बर्बादी की असली कीमत क्या होती है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या निवेशक उस ट्रांजिशन के दर्द की कीमत सही से आंक रहे हैं, या हम सिर्फ भविष्य के अच्छे मार्जिन के सपने देख रहे हैं और आज के डेट को भूल रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया।